नमस्कार। आज हम आर के नारायण की जानी पहचानी दुनिया मालगुडी में वापस जा रहे हैं। हाँ, और इस बार कहानी है बाघ का पंजा। बिल्कुल, उनके मशहूर संग्रह मालगुडी डेज से। ये कहानियां ना आम लोगों की जिंदगी में कुछ खास पल ले आती हैं। सही कहा। और बाघ का पंजा तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे रोज की जिंदगी में रहस्य, रोमांच और इंसान का स्वभाव सब मिल जाता है। हाँ, तो आज हम सिर्फ कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसके किरदारों को, नारायण के कहने के अंदाज को। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला सीन ही बड़ा नाटकीय है। हाँ, एक आदमखोर बाघ मारा जा चुका है। और गांव में जैसे जश्न का माहौल है। जिन लोगों ने उसे मारा वो तो हीरो बन गए हैं। हाँ, फूलों की मालाएं पहनाई जा रही हैं, बैलगाड़ी पर जुलूस निकल रहा है। ये एक तरह से डर पर जीत का प्रदर्शन है। वो बाघ 5 साल से आतंक मचाए हुए था। और उसी जुलूस में पीछे एक और बैलगाड़ी है। हाँ, जिसमें उस मरे हुए बाघ को ले जाया जा रहा है। आंखें खुली, शरीर ढीला पड़ा हुआ, बड़ा अजीब सा नजारा है। पूरा गांव काम वाम छोड़कर उसे देख रहा है। डर खत्म हुआ, लेकिन डर का वो रूप सामने है। सब उसी की बातें कर रहे हैं। और इसी भीड़ में हमारा कहानी सुनाने वाला नरेटर भी है। अच्छा। तभी कोई पीछे से उसका कंधा थपथपाता है। एक महाबातूनी किस्म का आदमी। नारायण की कहानियों में ऐसे किरदार अक्सर मिल जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आते हैं। ये आदमी भी कुछ ऐसा ही है। और वो क्या कहता है नरेटर से? वो कहता है, अरे बड़े हैरान लग रहे हो। फिर कहता है, खैर जब इस लाश को देख देख कर थक जाओ तो मेरे पास आना, तुम्हें कुछ सुनाऊंगा। अच्छा, मतलब एक और कहानी सुनने का नहीं होता। हाँ, और नैरेटर मान जाता है। जब भीड़ आगे बढ़ जाती है तो वो उस बातूनी आदमी के साथ एक टिकरी पर नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और यहीं से शुरू होती है उस महाबातूनी की अपनी कहानी। जी, वो बताता है कि वो असल में एक फर्टिलाइजर कंपनी का एजेंट था। खाद बेचने वाला। हाँ, गांव-गांव घूमकर प्रचार करना, खाद बेचना, यही उसका काम था। और इसी काम के सिलसिले में वो उस जगह पहुंचता है जहां उसका सामना बाघ से होता है। और वो जगह थी कुप्पल गांव। हाँ, मेम्पी इलाके में। बहुत छोटा सा बिखरा हुआ गांव, 40 घर होंगे मुश्किल से, 2 ऊंची नीची सड़कें और चारों तरफ जंगली जंगल। लगता है काफी अलग थलग रहा होगा। वो खुद कहता है कि अगर वहां से वो रेलवे की ब्रांच लाइन न गुजरती और एक स्टेशन न होता तो शायद गांव का पता भी न चलता। ये सेटिंग दिलचस्प है, मतलब जंगल और इंसानी बस्ती का किनारा। बिल्कुल, और स्टेशन भी कोई ऐसा वैसा स्टेशन नहीं था। हाँ, वो भी बड़ा अजीब था जैसा उसने बताया। हाँ, ये नारायण की खूबी है, साधारण चीजों में कुछ अनोखा देखना। कोई बिल्डिंग नहीं थी स्टेशन की। रेलवे का एक पुराना डिब्बा बिना पहियों का, वही स्टेशन बना दिया गया था। सच में एक डिब्बा? हाँ, एक खिड़की थी जहां से स्टेशन मास्टर टिकट देता था। दरवाजे पर कोई बेल लिपटी हुई थी और स्टेशन मास्टर नीली पगड़ी वाला, हमेशा लाल हरी झंडियां लिए तैयार। ये सारी डिटेल्स उस जगह के अकेलेपन को दिखाती हैं, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण भी है। इसी स्टेशन पर नवंबर की एक सुबह ट्रेन उसे उतार कर चली जाती है। और स्टेशन मास्टर उसे देखकर खुश हो जाता है। बहुत खुश, क्योंकि वहां यात्री आते जाता ही कितने थे। कोई नया चेहरा देखकर उसे अच्छा लगा। वो उसे अपने स्टेशन यानी डिब्बे में ले जाता है, स्टूल पर बैठाता है, मेहमान की तरह। हाँ, फिर अपना कुछ कागजी काम निपटा कर डिब्बे में ताला लगाकर उसे अपने घर ले जाता है। अच्छा, स्टेशन मास्टर का घर भी वहीं पास में था? हाँ, पत्थर की छोटी सी इमारत, एक कमरा, किचन, आंगन, और घर में पत्नी और 7 बच्चे। 7 बच्चे एक कमरे में? हाँ, कुल 9 लोग एक कमरे में। ये दिखाता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल थी वहां। खैर, खाना वाना खाकर, कपड़े बदलकर वो अपने सहायक के साथ गांव जाता है, जो कोई मील भर दूर था। अपने काम पर, फर्टिलाइजर का प्रचार करने। हाँ, मुखिया के घर के सामने गांव के 40 घरों के लोगों को जमा करके भाषण दिया, खाद के सैंपल बांटे, समझाया कि कैसे इस्तेमाल करना है। और लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? लोग चुपचाप सुनते रहे, धीरज से सैंपल लिए और फिर अपने अपने काम पर चले गए। मतलब उनकी जिंदगी में ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी। रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है। बिल्कुल। तो दिन भर ये सब करके शाम को वो थक कर स्टेशन वापस आता है। और अब उसे पता चलता है कि अगली ट्रेन तो सुबह 5:30 बजे है, रात वहीं काटनी पड़ेगी। हाँ, स्टेशन मास्टर के घर रुकने का तो सवाल ही नहीं था। एक कमरे में 9 लोग पहले से थे। तो उसने सोचा होगा प्लेटफॉर्म पर सो जाऊं। वही सोचा, लेकिन स्टेशन मास्टर ने फौरन मना कर दिया। क्यों? अच्छा, बाघों का डर। हाँ,
यहीं से कहानी में तनाव आता है। स्टेशन मास्टर साफ कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये शहर थोड़ी है, यहाँ बाघ घूमते हैं। ओह, वो उसे सलाह देता है कि स्टेशन के डिब्बे के अंदर सो जाओ। वही डिब्बा जो दिन में स्टेशन था, रात में उसकी पनाहगाह बनने वाला था। तो अब वो अकेला उस पुराने रेल के डिब्बे में रात के 8 घंटे गुजारने हैं। माहौल ही डरावना लग रहा है ही। डिब्बा भी सामान से भरा हुआ था, मेज, कुर्सी, स्टूल। उसने किसी तरह सोने की जगह बनाई। और जैसे ही लेटा होगा, जंगल की आवाजें। हाँ, रात का जंगल जिंदा हो गया। हवा की आवाज, कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट, शायद कहीं दूर से किसी जानवर की आवाज, तार के खंभों की खड़खड़ाहट, ये सब मिलकर डर को और बढ़ा रही थीं। उसने दरवाजा बंद कर लिया होगा। हाँ, बंद किया, लेकिन फिर अंदर गर्मी और उमस हो गई, घुटन सी होने लगी। तो उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और उसे खुला रखने के लिए एक कुर्सी अड़ा दी, बस हवा आने जितनी जगह। लेकिन अनजाने में उसने खतरे के लिए भी रास्ता खोल दिया। बिल्कुल। और फिर थकान के मारे वो सो गया और एक सपना देखा। हाँ, वो सपना भी बड़ा अजीब था। बहुत। सपने में देखता है कि वो किसी पहाड़ी के किनारे खड़ा है। नीचे चांदनी रात में बिल्लियों जैसे जानवर घूम रहे हैं। बिल्लियां? हाँ, पहले बिल्लियां लगती हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती हैं, भूरे रंग के बाघ बन जाते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं। डरावना सपना। वो डर कर स्टेशन के कमरे यानी उसी डिब्बे की तरफ भागता है। ये सपना असल में उसके मन के डर को ही दिखा रहा था। और सपना टूटता कैसे? ठीक उसी वक्त जब असल खतरा दरवाजे पर आ जाता है। वो जो कुर्सी दरवाजे पर अड़ाई थी, वो उस पर गिर जाती है। और वो आंखें खोलता है तो देखता है कि एक असली बाघ दरवाजे से अंदर घुस रहा है। बाप रे, यहाँ सपना और हकीकत जैसे मिल जाते हैं। उसे पहले समझ नहीं आता, क्या सपना चल रहा है या कहीं स्टेशन मास्टर तो नहीं। लेकिन नहीं, तारों की हल्की रोशनी में उसे साफ दिखता है एक बड़ा सा बाघ, पूंछ हिलाता हुआ, गुर्राता हुआ, चमकती आंखों वाला। उसे लगता है बस अब खेल खत्म। फर्टिलाइजर बेचने का करियर यहीं समाप्त। शायद कुर्सी गिरने की आवाज से बाघ भी एक पल को ठिठका। वो रुका और कोने में दुबके हुए महाबातूनी को देखने लगा। और अब क्या करेगा वो? यहीं उसकी किस्मत कहो या दिमाग काम करता है। उसे सर्कस की कोई बात याद आती है। क्या? कि जंगली जानवर फर्नीचर यानी मेज, कुर्सी वगैरह से डरते हैं या कम से कम झिझकते तो हैं। अच्छा, ये तो काम की बात याद आई उसे। हाँ, डर के मारे दिमाग सुन भी हो सकता था, लेकिन उसने हिम्मत की, जल्दी से मेज और स्टूल को अपनी तरफ खींचा। एक किला बनाने की कोशिश। बिल्कुल। दीवार से सटकर बैठ गया, मेज को सामने ढाल की तरह कर लिया और उसके नीचे घुल गया। स्टूल को भी सामने अड़ा लिया, जैसे तैसे एक बचाव का घेरा बना लिया। हाँ, और मेज खींचते वक्त कुछ और चीजें भी पास आ गिरी। एक लैंप, कुछ आन पिने और एक बड़ा सा चाकू। स्टेशन मास्टर का चाकू रहा होगा। ये चाकू बाद में काम आएगा। बिल्कुल। तो अब वो उस किले के अंदर से बाघ को देख रहा है। बाघ भी उसे घूर रहा है, शायद सोच रहा है कि ये शिकार अचानक पहुंच से बाहर कैसे हो गया। बाघ ने फिर क्या किया? वो धीरे से आगे बढ़ा और जोर से गुर्राया। डिब्बा जैसे हिल गया। महाबातुनी ने कुर्सी उठाकर ढाल की तरह आगे हिलाई, डराने के लिए। हाँ, और ये तरकीब काम कर गई। बाघ थोड़ा रुका, पीछे हटा। एक अजीब सी सिचुएशन बन गई होगी, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, तनाव बढ़ता जा रहा था। बाघ पूंछ घुमा रहा था जो दीवार से टकराकर थड़-थड़ आवाज कर रही थी। फिर वो जमीन खरोचने लगा जैसे हमले की तैयारी कर रहा हो। और फिर बाघ उछला। पूरी ताकत से उसने मेज पर धक्का मारा। मेज टूट गई? नहीं, महाबातुनी को लगा वो पिस जाएगा, लेकिन वो रेलवे की पुरानी मजबूत लकड़ी की मेज थी, वो झेल गई। पर बाघ अब मेज के ऊपर चढ़ गया था। अरे, अब तो वो बिल्कुल सिर पर आ गया। हाँ, खतरा एकदम पास। बाघ मेज के ऊपर से ही पंजे मारने की कोशिश करने लगा, नीचे की तरफ। हाँ, लेकिन महाबातुनी नीचे से कुर्सी और स्टूल अड़ाकर उसे रोक रहा था। वो बाघ का वजन उसकी सांसें तक महसूस कर सकता था। पंजे बस जरा सी दूरी पर थे। बहुत ही भयानक स्थिति। बाघ भी शायद परेशान हो गया था इस अजीब रुकावट से। वो अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था, मेज पर कूद रहा था, फिर वो नीचे कूदा। क्यों? शायद कोई दरार, कोई रास्ता ढूंढने के लिए। वो डिब्बे में चक्कर लगाने लगा। महाबातुनी ने कुर्सी घुमाई, बाघ ने उसे छुआ, शायद समझा कि ये कोई जिंदा चीज नहीं है। उसने कुर्सी हटाने की कोशिश की, लेकिन महाबातुनी ने उससे खींचकर मेज के कोने से फंसा दिया। एक तरफ कुर्सी, दूसरी तरफ स्टूल। किला अभी भी मजबूत था। बाघ अब जैसे थक कर या सोच कर घुटनों के बल बैठ गया, और तभी उसे फर्नीचर के बीच से थोड़ी जगह दिखी। कहाँ?
जहां से वो अपना पंजा अंदर डाल सकता था। और उसने पंजा अंदर डाल दिया। नाखून महाबातूनी के चेहरे के बिल्कुल सामने हिल रहे थे। बाप रे। अब तो बचाव की कोई गुंजाइश नहीं बची। और यहीं कहते हैं ना, डर जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो गुस्सा बन जाता है। हाँ, उसे गुस्सा आया। कब तक ऐसे बचाएगा खुद को? तभी उसकी नजर पास पड़े उस चाकू पर पड़ी। स्टेशन मास्टर का चाकू। हाँ, उसने वो चाकू उठाया और हमला कर दिया। हाँ, पूरी ताकत से बाघ के पंजे में घोंप दिया। बाघ जोर से चीखा दर्द से। उसने पंजा खींच लिया। अच्छा। फिर गुस्से में आकर उसने डिब्बे में खूब उथल-पुथल मचाई, लेकिन वो किला तोड़ नहीं पाया। हारकर उसने फिर से पंजा अंदर डाला। लेकिन इस बार महाबातूनी डर नहीं रहा था। नहीं, अब उसमें हिम्मत आ गई थी। उसने फिर चाकू मारा। इस बार जैसे पंजे का एक हिस्सा काटने की कोशिश की। क्या? हाँ, और वो कहता है कि नाखून समेत पंजे की एक उंगली कटकर गिर गई। क्या सचमुच उसने बाघ की उंगली काट दी चाकू से? ये कहानी का हिस्सा थोड़ा मतलब यकीन करने लायक नहीं लगता। हाँ, और यहीं से कहानी थोड़ी अविश्वसनीय होने लगती है। वो नैरेटर को बताता है कि इसके बाद तो जैसे लड़ाई शुरू हो गई। बाघ पंजा डालता, वो चाकू मारता। और उसके कहने के मुताबिक थोड़ी देर में उसने बाघ के 3 पंजे या कह लो उंगलियां काट डाली। 3 चाकू से? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और वो ये भी दावा करता है कि वो कटे हुए पंजे उसने बाद में सोने में मड़वाए और अपनी तीनों बेटियों के गले में हार बनाकर पहना दिए। अच्छा, ये तो बिल्कुल गपोड़िएपन की हद है। यही कहानी का मजा है। क्या ये सच है या वो अपनी बहादुरी बढ़ाने के लिए कहानी गढ़ रहा है? खैर, इसी बीच बाहर शोर सुनकर स्टेशन मास्टर और उसका सहायक लालटेन लेकर पहुंचते हैं। अच्छा, मदद आ गई। हाँ, उन्हें देखकर बाघ महाबतूनी को छोड़ता है और उनकी तरफ झपटता है। अरे, दोनों डर के बारे भागते हैं। स्टेशन मास्टर तो अपने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है और सहायक बेचारा पास के पेड़ पर चढ़ जाता है। और बाघ? बाघ पेड़ के नीचे खड़ा होकर सहायक को घूरता रहता है। तब तक वो वहीं खड़ा रहा। हाँ, लेकिन तभी एक मालगाड़ी आती है, सीटी बजाती हुई, धुआं उगलती हुई। ट्रेन की आवाज से। हाँ, ट्रेन की आवाज और रोशनी से बाघ डर जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। चलो, जान बची महाबातूनी की और उस सहायक की भी। हाँ, तो ये कहानी उसने नैरेटर को सुनाई। लेकिन क्यों सुनाई? मतलब सिर्फ अपनी बहादुरी बताने के लिए? उसने कहा कि उस घटना के बाद वो बाघ उस इलाके में फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन दूसरे इलाकों में उसका आतंक जारी रहा। और जब उसने जुलूस में बैलगाड़ी पर ले जाए जा रहे बाघ को देखा तो उसने पहचान लिया? हाँ, तुरंत। उसके दाहिने पंजे को देखकर, जिसके 3 नाखून या उंगलियां गायब थीं। अच्छा, जो उसने काटी थी। उसके दावे के मुताबिक उसने कहा कि लोग बंदूक वाले शिकारियों की बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो उसने सोचा कि वो भी अपनी कहानी बताए, कैसे एक आम आदमी ने अकेले बिना हथियार के सिर्फ एक चाकू से बाघ को हराया। ये तो अपनी कहानी के लिए एक तरह का सबूत दे रहा था वो। नरेटर ने क्या किया? यकीन कर लिया। कहानी खत्म होने पर वो दोनों वापस गांव में जाते हैं, जहां बाघ की लाश रखी थी। पंजे को देखने। हाँ, भीड़ में घुसकर उन्होंने शिकारी से इजाजत ली कि क्या वो दाहिना पंजा देख सकते हैं। गैस लैंप की रोशनी में उन्होंने देखा, और सचमुच पंजे की 3 उंगलियां कटी हुई थीं और वहां एक काला सा निशान था, जैसे किसी ने चाकू को हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया हो। तो महाबातूनी सच कह रहा था। उसकी अविश्वसनीय कहानी सच थी। रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वाओ! नारायण एक और मोड़ लाते हैं। क्या? जब नरेटर ने शिकारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है। मतलब? उन्होंने कहा कि ऐसा तो उन्होंने कई बाघों में देखा है और उन्होंने सुना है कि कुछ आदिवासी लोग छोटे शावकों को पकड़कर तावीज के लिए उनके अंगूठे काट लेते हैं। क्या? हाँ, क्योंकि शावक को मारना बुरा माना जाता है, इसलिए सिर्फ अंगूठा काट लेते हैं। ओ, तो मतलब ये कटे हुए पंजे का एक और कारण हो सकता है। महाबातूनी की कहानी पर फिर शक। बिल्कुल, और यही नारायण कहानी को छोड़ देते हैं पढ़ने वाले या सुनने वाले पर कि वो क्या माने। क्या वो महाबातूनी वाकई बहादुर था जिसने अकेले बाघ से लड़ाई की और उसके पंजे काटे? या वो बस एक अच्छा कहानी सुनाने वाला था जिसने एक इत्तेफाक को, यानी पहले से कटे हुए पंजों को, अपनी बहादुरी की कहानी में बुन लिया। ये अनिश्चितता यही कहानी को मजेदार बनाती है। एक आम आदमी की असाधारण कहानी या फिर एक शानदार गप। सही कहा। और ये आर के नारायण की खासियत है।
वो सवाल छोड़ जाते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। वो दिखाते हैं कि सच हमेशा सीधा साधा नहीं होता। और कहानी सुनाने की कला सच को बना भी सकती है और छुपा भी सकती है। बिल्कुल। तो ये थी आर के नारायण की कहानी बाघ का पंजा पर हमारी बातचीत। उम्मीद है कहानी का ये सफर और इसके अंदर छुपे हुए पहलू सबको पसंद आए होंगे। हाँ, हमारे साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर ये कहानी और ये चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल आज की कहानी को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। और वो जो घंटी का आइकॉन है उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और ही कहानी तक सुनते रहिए आज की कहानी।